इक्विटी फॉलोज द लॉ। इस मैक्सिम का यह मतलब होता है कि इक्विटी जो है वो एबव द लॉ नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि इक्विटी एक ऐसा जूरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल्स नहीं है जो लॉ के कॉन्ट्ररी में काम करता है, बल्कि यह एक ऐसा जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल्स है जो कि लॉ को सप्लीमेंट करता है। इंग्लैंड में जब जुडिकेचर एक्ट नहीं आया था तो इक्विटी कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो एक नया तरह का प्रिंसिपल्स लाया था जिससे कि एग्रीड पर्सन को जस्टिस दिया जाता था। ये जो प्रिंसिपल्स का सेट था वो साइड बाय साइड काम करता था कॉमन लॉ के। कभी कभी ये समझ लिया जाता है कि जो प्रिंसिपल्स अप्लाइड किए जाते हैं कोर्ट ऑफ इक्विटी के द्वारा वो कॉन्फ्लिक्टिंग है और डायरेक्टली अपोज करते हैं कॉमन लॉ को, लेकिन ऐसा समझा जाना बिल्कुल ही गलत है। इक्विटी जो है वो कानून के हर एक शब्द का सम्मान करती है और वो राइट्स जहां पर लॉ डिफेक्टिव होती है वहीं पर इक्विटी राइट्स इस्तेमाल में लाया जाता है। उन डिफेक्टिव लॉ को कंट्रोल्ड और रिकॉग्नाइज किया जाता है इक्विटेबल राइट्स के थ्रू। इसीलिए मिटलैंड का कहना है इक्विटी हैड नॉट केम टू डिस्ट्रॉय द कॉमन लॉ बट टू फुलफिल इट एंड सप्लीमेंट एंड एक्सप्लेन इट। इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया है बल्कि उसे सप्लीमेंट करने के लिए आया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है। इस चीज को हम लोग दो मैगजीन के सहायता से बेटर वे में समझ सकते हैं, जिसमें कि इक्विटेबल ई स्टेट राइट इंटरेस्ट के बारे में बताया गया। पहला जो है लीगल राइट और इंटरेस्ट के मामले में इक्विटी जो है वो स्ट्रिक्टली बाउंड है रूल्स ऑफ लॉ से। दूसरा कोर्ट ऑफ चांसरी जो है वो कभी भी ये क्लेम नहीं किया था या करता है कि वो कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ को ओवरराइड करेगा। कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ को खत्म करने का कभी भी कोर्ट ऑफ चांसरी जो है वो कभी भी दावा नहीं करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी बात को कहना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कॉमन लॉ या स्टैट्यूटरी लॉ में किसी भी तरह का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है किसी केस को लेके तो वो उसी प्रोविजन से डायरेक्टली गाइडेड होगा। कोर्ट ऑफ इक्विटी वहां पर कोई भी काम नहीं करेगा और वो बाउंड होगा कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, ना कि कोर्ट ऑफ इक्विटी के थ्रू। इक्विटी लॉ सिर्फ वहीं इंटरफेयर करेगा जहां पर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो गई हो जहां कॉमन लॉ उस पर ध्यान नहीं दे पाया हो, उससे उपेक्षा हो गई हो, डिसरिगार्डेड हो गई हो। एग्जाम्पल के लिए कॉमन लॉ जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई आदमी बिना वसीयत के, बिना इंटेस्टेट के मर जाए और उसके सन्स और डॉटर जिंदा हो तो ऐसे कंडीशन में जो मरे हुए व्यक्ति का ई स्टेट है वो उसके एल्डेस्ट सन को दे दिया जाएगा, सारा का सारा उसका लैंड।
ये देखने में भले ही लगता है कि जो यंगर सन है और यंगर डॉटर है उसके साथ ये अनफेयर है, ये उचित नहीं है, अनुचित किया गया है, लेकिन क्योंकि ऐसा लॉ है तो इक्विटी वहां पर किसी टाइप का कोई भी रिलीफ नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वही जो बड़ा बेटा है उसने अपने फादर को परस्यू किया हो, उसने अपने फादर को मना लिया हो कि जो विल है वो उसके फेवर में करे और उसके बदले में अपने फादर को उसने ये कहा हो, प्रॉमिस किया हो कि वो अपने छोटे भाई और बहन का ध्यान रखेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो उस पर्सन को कंपेल कर सकती है कि वो अपना प्रॉमिस को फुलफिल करे। ये जो केस है वो स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिज के केस में हेल्ड किया गया था। सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि कहीं पर इक्विटेबल राइट और इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं करता है रूल ऑफ लॉ से, तो वहां पर इक्विटी वर्क करता है। लॉर्ड हार्डविक ने हॉपकिंस वर्सेस हॉपकिंस केस में यह हेल्ड किया कि इट इज द मैक्सिम ऑफ दिस कोर्ट दैट द ट्रस्ट ई स्टेट which is creature of equity shall be governed by the same rule of the property। कोई भी ट्रस्ट ई स्टेट है वो अगर क्रिएचर है इक्विटी का तो वो उन्हीं लॉ से गाइडेड होगा जिस लॉ से प्रॉपर्टी गाइडेड होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई ट्रस्ट या इक्विटी, भले ही अगर कोई ट्रस्ट जो है वो बनाया हुआ है इक्विटी लॉ को ध्यान में रखते हुए, इक्विटी के तहत बनाया गया, लेकिन उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी लॉ मौजूद है, तो उस केस में वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से गाइडेड होगा। और उस लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पे किसी टाइप का कोवेनेंट है, उस प्रॉपर्टी पे किसी टाइप का कोवेनेंट है, अनुबंधन लगाया गया है किसी वैलिड कोर्ट के थ्रू, तो एक कोर्ट ऑफ इक्विटी उसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करेगा कि हम उसको हटा के, उस कोवेनेंट को हटा के इंजंक्शन लगा दें। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि लॉ ऑफ इक्विटी जो है वो फॉलो करता है लॉ को, कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो फॉलो करता है लॉ को। अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो इंडिया में कभी भी दो तरह का सिस्टम नहीं माना गया है, या फिर हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट में। इक्विटी रूल्स जो है इंडिया में कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ को। एग्जाम्पल के लिए कोई भी सूट जो होता है इंडिया में उसको उसके लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही लाना पड़ता है। जजेस जो है वो इसका एक्सेप्शन अपने मन से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर कहीं लॉ में ये प्रोवाइड है कि किसी टाइप का डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करना जरूरी है, तो वहां पर किसी टाइप का इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता है और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे रिलाय करके किसी टाइप का भी डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। ये जो मैगजीम है ये दो ऐसे केसेस है जहां पर ये मैगजीम जो है वो लागू नहीं होते हैं। कहने का मतलब इस मैगजीम का दो एक्सेप्शंस मौजूद है। पहला,
जहां रूल ऑफ लॉ जो है वो सीधे तौर पर लागू नहीं होता है और ना ही एनालॉगी इक्विटी से लागू किया जा सकता है, वहां पर इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा सकता है। दूसरा यह है कि ऐसा लगता है कि ये मैगजीन जो है वो एक दूसरे मैगजीन पे डिपेंड करता है। वो मैगजीन है इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। कहने का मतलब अगर कहीं भी रॉन्ग कमिट किया जाता है तो इक्विटी जो है वो एग्री पार्टी को हेल्प करने जरूर आएगी। अगर कोई भी रेमेडी जो है वो उसका कोई भी रॉन्ग कमिट हुआ है तो उसका रेमेडी जो है वो इक्विटी लॉ के द्वारा जरूर प्रोवाइड की जाएगी। अगर जनरल लॉ ऑफ द लैंड वहां पर किसी भी तरह का रेमेडी प्रोवाइड कर पाने में असक्षम है